तो दोस्तों नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का वेलकम। सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम, जो भी आप समझे सबका स्वागत है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शुरुआत कर सकते हैं आज के। और आसानी से आप अपने सभी सवालों को अच्छे तरह से समझ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ये मैंने सवाल प्रीवियस सेशन में यहाँ तक करा दिए थे, उसके आगे ही लेकर चलूँगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यदि 2352 2352 बराबर 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर y मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर z है, तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? थैंक यू आयुष, कैसे हैं आप? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, यूपी टेट में आए हुए सवाल है ये। तो कोशिश करूंगा, क्योंकि यूपी टेट को हम पूरा फोकस कर रहे हैं, जिससे कि आपके एग्जाम 23 तारीख को परीक्षा है, उसको आप आसानी से पूरा कर लें और कोई भी समस्या आपको ना। चलिए शुरुआत हो गई है, देखते हैं आपका जवाब हमें और क्या आप मुझे भी शुरुआत हुई है तो जल्दी से शुरू कर दो और बता दो आंसर। तो यहाँ पर जवाब देने की होड़ लगेगी आप लोगों के साथ। और सभी लर्नर्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ऐसा आह्वान किया गया है। और हमें भी अच्छा लगता है जब लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, तो ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमें भी एक मौका मिलता है कि हम भी आपको बहुत सारी चीज़ों को आसानी से। तो शुरुआत हुई है तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, ऐसे सवाल को करते समय आपको क्या करना है, सिंपल, क्योंकि इसने 2, 3 और 7 के बारे में आपसे बात की और इधर वैल्यू लिखी है, तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ 2, 3, 5, 2, ये फैक्टर कर लेते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कितना आता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12। 2 से काटे, 2 पंचे 10, 1 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे, फिर 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके, फिर 2 से काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 8, 2 दूनी 9 2 दूनी 4, 1 18, 2 नम 18, 2 से काटे, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। अब 7 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काट लेते हैं। तो 3 चौके 12, 3 नाम 27, अब 7 से डिवाइड होगा, 7 और 7। यानी इसके फैक्टर ये बने। क्या फैक्टर बने? यानी इसके फैक्टर करें तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 2, और वो किसके बराबर है, 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर y मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर z। ठीक है ना? कंपेयर कर देते हैं इसको। अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2 से 2 को कंपेयर करें तो x का वैल्यू कितना है, 4। y से देखें 3 टू द पावर 3 का पावर 1, तो y का वैल्यू 1। और z का देखें 7 का वैल्यू, तो z बराबर 2। तो ये आपके सामने वैल्यूज आ गई x, y और z। अब उसने बोला x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस इजिकल टू। राइट ऑप्शन क्या है, 7 इज द राइट आंसर। आसान था, सी ऑप्शन एकदम सही बताया आपने, एकदम करेक्ट जवाब था। एक और सवाल कर बढ़ते हैं। हाँ, मैं बिजी था कहीं आयुष। 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी? 100 के समभाजकों की संख्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 100? तो इस सवाल को करने के लिए आपको क्या बताना है, 100 के समभाजक। कहीं समभाजक पूछ लेगा, कहीं विषम भाजक पूछ लेगा, कहीं वो बोलेगा कि टोटल फैक्टर्स कितने। तो सबसे पहले आप टोटल ही निकाल लेते हैं। कैसे करते हैं टोटल को, 100 के फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, 4 इंटू 25, 5 इंटू 20 और 10 इंटू 10। टोटल मिलाकर देखे जाए 100 के सारे फैक्टर कितने, 1 2 4 5 6 7 8 9। तो 100 के टोटल फैक्टर 9 है। उसने बोला है इवन नंबर बताओ, इवन कितने हैं। अच्छा ओके गणेश, तो देखते हैं कितने फैक्टर टोटल कितने होंगे इसके। दैट इज इवन। तो इवन कौन कौन सा, 8 2 3 4 5। तो टोटल इवन फैक्टर्स कितने हुए, 6। और टोटल ऑड फैक्टर कितने इसमें, 1 2 3 इसके ऑड फैक्टर। अगर वो ऑड पूछता तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3, अगर वो इवन पूछता है तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इसी तरह से आप निकालते हैं इवन और ऑड के फैक्टर। इज इट क्लियर?
टोटल 9 होंगे, आपको सिर्फ इवन बताने थे, तो इवन इसमें 6 होंगे। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। एक और, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? तो 25, 25, 27, 100। हाउ मेनी क्यूब्स of 3 centimeter can be cut out from the 15 centimeter cube? बहुत बढ़िया प्रगति। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में, अब देखो ये घन है, 15 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, 15 15 15। ओके, तो देखिए इसको ऐसे करके कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इसमें एक छोटा सा क्यूब है, ये 3 बाई 3 का, तो अगर इसमें मैं बड़े वाले के वॉल्यूम में छोटे वाले का वॉल्यूम का डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या पता लगेगा? नंबर ऑफ क्यूब पता लग जाएंगे। मैंने कहा ओके, तो बड़े वाले का क्यूब क्या हो जाएगा? इसकी भुजा 15 थी, किसी भी घन का आयतन होता है एक क्यूब, भुजा की घात 3, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई, तो ये तो बड़े वाले का हो गया। छोटे वाले का कितना होगा? 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 5 बार, 3 से काटा 5 बार, यानी 125 क्यूब्स काटे जा सकते हैं ऐसे, जो आपके सामने लिखे हुए। बहुत बढ़िया, बड़ी तेजी से आंसर दे रहे हो, क्या बात है। सवाल, 3 टू द पावर 1989 में 7 का भाग देने पर शेष, और ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन शायद मैंने कराया हुआ है, मुझे ऐसा याद आ रहा है क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ओके, तो बताना है 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अच्छा, कर दिए स्कूल बंद, तो सी, आयुष ने कहा सी। देख लेते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो समझने की कोशिश करते हैं। जब भी आप रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं, तो रिमाइंडर थ्योरम का रूल क्या कहता है? 2 टू द पावर 198 डिवाइड बाई 7। इसका मतलब क्या? 3 की मल्टीप्लाई इतने टाइम है, तो ऐसे तो करना बड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने क्या काम किया, मैं इस वाले पूरी संख्या में से ऐसी संख्या एक बाहर निकालूंगा, कॉमन निकालूंगा, जिसमें 7 से डिवाइड करने पर या तो +7 या -1 बच जाए। हाँ, ओके। हाँ हाँ हाँ, मुझे लग रहा है प्रगति आगे वाले नहीं होंगे। ओके, जहां पर एक बच जाए, तो आपने कहा 3 की पावर 3 निकालू तो कितना हो? आपने कहा 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। 27 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28 होता है, जो इससे एक ज्यादा, तो माइनस का एक शेष बच जाएगा। इसको ऐसे ही लिख लें, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 अपॉन से। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 27 टू द पावर 6, 7, 7 का डिवाइड इसमें कर दिया, तो -1 टू द पावर 6, और -1 की पावर ऑड नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1/7। और नेगेटिव कभी भी रिमाइंडर नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो क्या करेंगे? 7 माइनस, राइट ऑप्शन 6। हाँ, उसमें कोई चेंज नहीं होता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और सवाल, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या? ये नहीं कराया है, ये मुझे याद आ गया, हमने इसको नहीं पूरा किया है ना। चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक बहुभुज है, उसके जो कोण है वो इस तरह से लिखे हुए हैं, अंतः कोणों का योग जो है 2160, बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ कितनी होगी। तो देखते हैं क्या बात है, बड़ा फास्ट आंसर रख लेते, क्योंकि अब सभी जानते हैं, मैंने आपको पॉलीगन पढ़ाया भी है। जब भी आप पॉलीगन को पढ़ते तो हमेशा वो क्या है कि जब भी आप पॉलीगन को सॉल्व करेंगे तो अंतः कोणों का टोटल होता है n-1 बराबर कुल अंतः कोणों का टोटल जो दिया है 2000। क्लियर है? तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर इसको उधर भेज दिया, तो n-2 बराबर 2160/180, 18 एकम 18, 18 दूनी 6, n बराबर 12 प्लस में भुजाओं की संख्या कितनी है? 14 है। याद रहेगा? बात समझ में आ गई? याद रहेगा कि n-2 × 180 बराबर 216। क्यों लिखा? क्योंकि किसी भी बहुभुज के पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम जो n-2 × 180 होता है, इसी वजह से हमने। इज इट क्लियर? ओके, क्लियर है, वेरी गुड, समझ में आ गया है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं बहुभुज के बाह्य कोणों की, तो जो बहुभुज के बाह्य कोण होते हैं उन सबका टोटल जो होता है, जो उनका योग होता है, वो कितना होता है? 360। जो फिक्स है, चाहे वो बहुभुज कोई भी हो,
एंगल का सम हमें क्लियर। बहुत सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज व्हाट। तो हिंदी में लिखा है सबसे छोटी ऋणोत्तर, ऋणोत्तर मीन्स पॉजिटिव, जो नकारात्मक नहीं है, धनात्मक। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबको पता है इसका आंसर, तो मुझे पता, आप सभी जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि दो सबसे छोटी अभाज्य क्या है, और अभाज्य संख्या की प्रॉपर्टी क्या होती है, अभाज्य संख्या की प्रॉपर्टी होती है कि वह संख्या हमेशा उसके दो ही फैक्टर हो, दो ही गुणनखंड होंगे, कौन कौन से, एक तो वो स्वयं और एक वन। जैसे दो के दो ही फैक्टर हैं, एक और दो, इसके अलावा कुछ नहीं। पांच के दो ही फैक्टर हैं, एक और पांच, इसके अलावा कुछ नहीं। 13 के दो ही फैक्टर हैं, एक और 30। तो ऐसी संख्या जिनके एग्जैक्ट ना कम ना ज्यादा दो फैक्टर होते हैं, तो क्या बोलते हैं, उनको अभाज्य संख्या। हाँ, सब हुनर विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छा। हाँ, एक ना ही, तो अब एक को कई बार पूछा जाता है कि सर एक क्या है, एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य, क्यों, क्योंकि अगर हम एक की बात करते हैं तो हमारी अभाज्य की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई, कम से कम दो फैक्टर, लेकिन एक का तो एक ही फैक्टर है। और कंपोजिट नंबर जो होते हैं, जिनको आप भाज्य बोलते हैं, जिनको कंपोजिट नंबर कहते हैं, उसका मीनिंग होता है उसके कम दो से अधिक फैक्टर होंगे, तीन हो, चार हो, पांच, लेकिन दो से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन इसका तो एक ही है। इस वजह से आप कह सकते हैं है वो अभाज्य नहीं होती है, अभाज्य नहीं होती। इज इट क्लियर? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत जवाब। एक और क्वेश्चन है, एक सही एक बटा दो प्लस 11 सही एक बटा दो प्लस 11 एक तो 11 सही एक बटा दो प्लस 1111 सही एक बटा दो किसके बराबर है। रूट पढ़ेंगे, मुझे पता है। आंसर क्या मिलेगा, लेट्स सी, देखते हैं आपका जवाब कितना प्रभावित कर लोगों को, कितना प्रभावशील आप उत्तर देने की कोशिश करते हैं। चलिए तेजी से दे रहे हैं आंसर। नाइस, 1236, बड़ा ही आसान सवाल। देखो, हालांकि आपको इसको ऐसे नहीं करना है कि दो एक कम दो और एक तीन बटा दो प्लस 11 22 और 2 प्लस 222 प्लस एक 223 का दो प्लस 2223 का दो, तो ये बड़ा प्रॉब्लम करेगा। फिर आप इसको भाग करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तो हम ऐसे नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इस तरीके को अब एलिमिनेट कर, जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था ऐसे सवालों कैसे करते हैं। एक सही एक बटा दो का मतलब होता है एक प्लस एक। अब चाहे देख लो, इसका टोटल कितना होगा, दो एकम दो और एक तीन, तभी तो तीन बटा दो ही होगा। तो एक सही एक बटा दो को हम एक प्लस एक तो लिख सकते हैं। क्लियर? तो हमने क्या काम किया, जब हमें पता है कि प्लस में, तो हमने पूरी पूरी संख्या एक तरफ, और जो पार्ट था फ्रैक्शन एक तरफ लिखा। एक प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 तरफ, प्लस एक बटा दो प्लस एक बटा दो प्लस 1/2 1/2 एक तरफ। क्लियर है? क्लियर है? अब क्या हुआ, तो आपने देखा कितना हुआ, दैट इज फाइन। एक दो तीन चार, चार तीन दो एक, प्लस अब देखो आधा आधा एक और आधा आधा एक, कितना हुआ 1236। यूपी रेट में सवाल आया था ये। क्लियर, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब नहीं करती प्रगति, चलिए अभी समझ में आया, समझ में आया। तो अखिलेश ने तुक्का नहीं लगाया, उन्होंने एकदम सही किया है। इज इट क्लियर? बात समझ में आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दैट इज द राइट ऑप्शन बी। तो कैसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शंस को, अब आपको समझ में आ गया है फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना। आई थिंक आपको दिमाग में आ चुका है कि हाउ यू कैन सॉल्व द फ्रैक्शन। बहुत बढ़िया, इसी तरह से आप लोगों के जवाब मिलते रहेंगे, तो बहुत ही खुश शुभ और खुश माहौल बनेगा। एक और सब, सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a एस्ट्रिक b बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मतलब अगर आप a और b को इसको परफॉर्म करते हैं, एक्शन को, इस पैटर्न को फॉलो, तो उसका वैल्यू ये आता है। अब आपको बताना है, तो नो एस्ट्रिक 10 का मान क्या,
यस। हाँ प्रकृति, मुझे पता है। आप आता तभी करते हैं और करना भी तभी चाहिए, तुक्का कोई काम नहीं आता, लगाना चाहिए। तो यदि सभी प्राकृत संख्याओं ए और बी के लिए ए एस्ट्रिक बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो 9 एस्ट्रिक 10 का मान समझते हैं कैसे हुआ सवाल। देखो, उसने बोला ए और बी के बीच में अगर ये परफॉर्म होता है तो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस दोनों की, तो सेम ऐसे था। अगर 9 एस्ट्रिक 10 का आप करेंगे तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 9 81 प्लस का 100, 100 में से 90 के 10, 81। राइट ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यस के नो, एवरीथिंग इज क्लियर? आसान समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सवाल इजीली समझ में आएंगे। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपको सवाल आसानी से समझ में। चलो तो भाई एक और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और एक और सवाल आपके जवाब उसका क्या मिले। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। ये सवाल अभी आपको रीट में भी पूछा गया था, ये यूके टेट में, इन दोनों में से किसी में आया था, और ये 2018 में यूपी टेट में भी पूछा। ऐसे सवाल कितने कॉमन से सवाल होते हैं और आप इनको गड़बड़ कर देते हैं। ये सवाल 2-3 जगह पूछा, तो आपने क्या देखा, मतलब सवाल का क्या है कि 1 2 3 4 5 6 अप टू कितना, यहां तक कि सबसे प्राकृतिक संख्याओं को विभाजित होने वाली सबसे, तो समझने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 100 है, तो अगर मैं बाई ऑप्शन देखूं तो देखो, एक से तो सब कटते ही कटते हैं, दो से भी कट रहे हैं सारे, लास्ट में जब 3 से नंबर आया तो 3 से 1000 नहीं कट, 3 से ये भी नहीं कटता, 2520 भी 3 से कट जाता है, और 5040 भी कट जाता है, दोनों कट जाते हैं। अब ये 4 से भी कटते हैं, 5 से भी कटते हैं, 6 से भी कटते हैं, ये सबसे कट रहे हैं। तो मतलब क्या है, ये दोनों नंबर 1 से 10 तक के सभी संख्याओं से डिविजिबल हैं। देखिए सवाल में क्या पूछा था, सवाल में क्या पूछा था, प्रश्न में पूछा था छोटी संख्या कौन सी, तो हालांकि दोनों कट रही हैं, लेकिन छोटी कौन सी है, 2500। क्लियर है? नहीं तो आप इसको कैसे करते, अगर आप ऑप्शन से ना सॉल्व करते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का एलसीएम निकालते एलसीएम। पहले इसको हम 1 से डिवाइड, एक ही है, 2 से करते, ये एक बार, 3 बार, 2 बार, 5 3 7 4 9, फिर 2 से काटते हैं, एक 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 5 3 7 2 9, और फिर काटते हैं 2 से, एक एक 3 1 5 3 7 1 9, काट देते हैं। इस तरह से करोगे तो, अरे क्या बात है, कोई आओ की प्रगति, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 1 1 1 1 5 1 1 3, और अब क्या बचे, 7 3 5 बचे नहीं, बस तुम्हारी 3 5 और 7 सबकी गुणा कर दो, 5 7 35 दूनी 70 दूनी 140, 40 दूनी 280। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा, ओह क्या बात है, थैंक यू। तो ऐसे सवाल को आप इतना टाइम तो नहीं लगाएंगे, आप सिंपल डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। एक और सवाल, संलग्न चित्र में जो स्टार है इसके स्थान पर क्या आएगा। एक चित्र आपके सामने बना हुआ है, पैटर्न का सवाल है, इस चित्र में जो स्टार है इसकी जगह आप बताओ क्या आएगा, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। हाँ जी, ये एक पैटर्न का सवाल है, इसको रीजनिंग भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये सवाल आया हुआ है यूपीटेट में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है आपकी तरफ से। संलग्न चित्र में स्ट्रिक के स्थान पर क्या संख्या होगी आपको बता,
यस, आपने कहा 11 आएगा। तो कैसे आया 11? बहुत बढ़िया, डी। क्यों? देखो क्या पैटर्न बनना है यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 7 4 3 6 1, 3 2 5, 4 1 5, 8 7 15, 6 9 15, 6 5 11, 7 4। राइट ऑप्शन 11। आसान था। 11 आ गया, बहुत बढ़िया। 11 ही आना चाहिए था और आपने 11 ला दिया है, दैट्स वेरी गुड। 11 ही चाहिए था और 11 आपने ला दिया, दैट्स वेरी गुड एंड नाइस। आगे बढ़ते हैं गाइस। यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है, तारीख याद रखिएगा, 4 अगस्त 2017 को शुक्रवार है, तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? ये कैलेंडर का सवाल है और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए भी हैं। तब 61 दिनों बाद से अगला दिन कौन सा होगा? सवाल को ध्यान से समझिएगा तब कीजिएगा। जी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ऑप्शन आपके सामने। वेंसडे। जी, तो देखो समझो सवाल कैसे करते हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। हमने क्या काम किया, 4 तारीख से 61 दिन बाद वो हमसे बोल रहे हैं। हमने क्या काम किया, हम जानते हैं कि हर 7 दिन बाद वही दिन आ जाता है, तो मैंने 61 में 7 का डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या देखा, 7 8 56, 5 शेष बचा, यानी 4 तारीख से जो पूरा पूरा कटा वो इतने सप्ताह हो गए, और 4 तारीख को जो शुक्रवार था उसमें 5 दिन प्लस हो गए, है ना? नहीं तो समझने की कोशिश करो। टोटल 61 दिन बाद बोले, यानी 4 तारीख को शुक्रवार है, तो मैंने इसमें 61 का डिवाइड कर, मैं 7 का डिवाइड कर दिया, तो 8 सप्ताह बन गए जो हर तारीख को शुक्रवार देंगे। उस 5 शेष बचा, नहीं शुक्रवार से आगे 5 दिन बचे। शुक्रवार से 5 दिन जोड़े, शनिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, यानी इस 5 दिन बाद जो था वो वेंसडे था। 5वां दिन वेंसडे था। उसने क्या बोला आगे, कि उस 5वें दिन के अगला दिन, बोले ना 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, उन 61वां दिन तो बुधवार हो गया, उसके बाद में कौन सा दिन होगा ये आपको बताना था। तो क्या होगा, यानी वेंसडे तो इस तारीख को हुआ है 61वें दिन, तो एक दिन और छोड़ दो उसके बाद वाला, यानी था। सही जवाब क्या है, बृहस्पतिवार। हाँ, बाद में पूछा है भाई, 61वां दिन तो आपको पता लग गया बुधवार है, लेकिन उसके बाद वाला दिन कौन सा होगा ये आपको पता ना था, आपने बता दिया आसानी से। हाँ, यानी 62वां दिन पूछा है, बहुत बढ़िया। 61 दिनों के बाद 62वां दिन आता है ना, तो इसमें 62वां दिन आपसे पूछा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई होगी सबको। कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आई हो बात? क्लियर है भाई साहब? बहुत बढ़िया। एक और सवाल स्क्रीन पर। क्वेश्चन में है, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, तब वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री का मान बताओ। आपके सामने एक चित्र दिया गया है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है, और तब आपको वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री का मान बताओ। देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। इसमें शायद कुछ मिस है, वो मैं लिख देता हूँ, इसमें शायद कुछ मिसिंग पार्ट है, ठीक है? शायद कुछ मिसिंग पार्ट है इसको। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। एक चीज़ मिस है इस सवाल को, लिख लो, ये 110 लिखा नहीं है यहाँ, मैं लिख देता हूँ, इट्स 110। अब ठीक है ना? हाँ, वो कर दिया मैंने, अब ठीक है। अब बता दो, क्वेश्चन में आपके सामने लिखा है, आपको बताना है आंसर। दैट इज 30 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री या 40 डिग्री। दोनों लाइन अलग अलग है, दो तिरक रेखाएं काट रही हैं इनको। एक तिरक रेखा ने काटा तो ऐसा कोण बना, दूसरे तिरक रेखा ने काटा तो ऐसा कोण बना। अब वाई डिग्री और एक्स डिग्री का अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर तेजी से मुझे आंसर मिलने की उम्मीद लगी है, और मुझे उम्मीद भारी है आपसे, और भारी भरकम उम्मीद के साथ मैं बैठा हूँ कि आपका जवाब मुझे जल्दी से मिले। तो आपने कहा है बहुत बढ़िया। देखो ये मैंने आपको समझाया था,
कि जब कोई दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर बनने वाले कोण संगत और एकांतर होते हैं। when two parallel line cut by the slant line, then correspondence angle and alternative angles be created। तो ये जो एंगल 110, तो इसका वैल्यू कितना होगा भाई, सीधी रेखा पर कितने कोण बनता है 180 डिग्री का, तो ये कितने का हो गया, 180 में से 10 घटाए तो 70, तो ये भी तो 70 का हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल से। जब ये 120 डिग्री का, ये कितने का बना 60 डिग्री का, तो एक्स भी 60 डिग्री का हो गया। ये आपने क्या देखा, आपने देखा वाई जो है कोण वो कितने का 70 डिग्री का है, एक्स कोण 60 डिग्री, दोनों का डिफरेंस कितना, इतना आसान था। बस आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ी सी चीज जाननी है, आपको आंसर बड़े आसानी से मिल जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। होप तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। इजी था। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। हाँ जी, किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताओ। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। 324 रुपये, 321 रुपये, 323 रुपये, 300। बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर इसको बेसिक से कराएंगे तो बहुत ही अच्छा तरीके से मैं कराने की कोशिश करूंगा। चलो अब इसको मैं बेसिक से भी कराऊंगा और वैसे भी कराऊंगा, दोनों तरीके से आपको कराने की कोशिश। ओके। और यहाँ पर आंसर लिखा 325 रुपये। क्या बात है, बड़ी तेजी से आंसर दे रहे हैं भाई। देखो अगर इसको माने कि माना वस्तु का कॉस्ट प्राइस एक्स रुपए है, तो दुकानदार को 390 बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी एक्स प्लस एक्स का 20% लाभ होता है 390 के बराबर है। तो हम एक्स क्यों माने, हमने क्या देखा, हमने एक बात देखी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% था। तो भी जो वस्तु खरीदते हो वो 100% पे आती है, ना प्रॉफिट ना लॉस। उसके बाद अब प्रॉफिट लॉस जोड़ते हैं। उसने बोला उसको 20% पर बेचा गया लाभ पर, तो यानी 20% इसमें जुड़ गया। उसको कितने पर बेचा गया 120%, और 120% का वैल्यू कितना था 390 रुपये। तो आपसे पूछा था 100% का वैल्यू है, कर दे मल्टीप्लाई, कर दो। तो हमने क्या काम किया, 390 मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो इसको काट दो, जीरो से जीरो, दो पंजे 10, दो छिक्का 12, छः छंग 36, पाँच पंजे 25, पाँच छंग 30। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या किसी को, मुझे तो लगता नहीं कोई समस्या होनी चाहिए। एवरीथिंग इज क्लियर, यस, क्लियर एंड फाइन, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम, नो इशू, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो टेंशन। बहुत ही बढ़िया तरीके से, बढ़िया। तो ये कैसे किया, बस आपको जब भी कॉस्ट प्राइस को मानना है या कभी कभी मार्क प्राइस दे देता है उनको मानना, तो आप उनको 100% मानो। अगर प्रॉफिट हुआ है तो लाभ जोड़ दो, लॉस हुआ है तो उतना घटा दो। दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्राइस ऑफ दैट इज वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस। बहुत बढ़िया। एक और सवाल फिर इसी बात पर लेते हैं। किसी कस्बे की जनसंख्या को हुआ क्या है, 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपको बता। किसी शहर की जो कस्बे की जनसंख्या है वो 60,000 से बढ़कर 65,000 हो, तो जनसंख्या वृद्धि की दर क्या थी, दर बतानी है आपको। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तो पोल आपके सामने होना चाहिए मजबूती के साथ, तभी बात बनेगी, तभी बनेगा विश्वास, और तभी आपके प्रश्न आएंगे एकदम खास खास। सी इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर, 25/3 यहाँ पर दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी। देखो समझ लो, कोई जनसंख्या 60,000 थी, वो 65,000 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, आपने कहा 65,000 हो गई, वो 60,000 कितनी बढ़ गई, आपने कहा 5,000 कितने पर बढ़ गई, आपने कहा 60, मल्टीप्लाई बाई 2/, क्या हो तो 4 से काट,
3 अट्ठे 24। तो प्रॉब्लम? यस। कोशिश करेंगी और शिवानी थोड़ा सा तो वो बढ़ेगा, डोंट वरी। धीरे धीरे कोशिश करेंगी तो वो बढ़ेगा, परेशान ना हो। वो एक साथ नहीं बढ़ता है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा रेगुलर, तो क्वेश्चन अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप उनको आसानी से बना लोगे। तो इतना ही तो करना था, क्या 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 करना था, आंसर मिल गया। एक और सवाल देखते फिर इसी बात पर चलिए रहा। 40 व्यक्ति 30 दिनों में 20 किलोग्राम चावल खाते, कितने दिन में, दिनों में लिखा है, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? 40 व्यक्ति दिनों में 200 किलोग्राम चावल, कितने आदमी कितने दिनों में 30 आदमी 500 किलोग्राम। और इस तरह के सवाल करने को मैंने बताया ही कार्य समय जैसा ही चाव, क्या बताया था मैं? एमडी, एमडीएच, असली मसाले सच सच, एमडीएच, एमडीएच का तड़का तो लगेगा अंग अंग फड़का, है ना? तो एमडीएच, एमडीएच की हमने बात की, तो देखते हैं एमडीएच का मीनिंग। तो एमडीएच का मीनिंग क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, समझते हैं। हाँ, तो एम का मतलब होता है मैन, डे का मतलब दिन, डेज, एच का मीन्स आर, और अपॉन डब्ल्यू मीन्स वर्क। ये फॉर्मूला बन जाता है, ये 1 1 चलेगा सारा, ये 2 2 चलेगा सारा। ओके, बराबर हो गया। तो M1 D1 H1 बराबर W1। अब यहाँ पर M कितने, मैन कितने, 40, दिन कितने 30, और काम कितना था 200 किलोग्राम चावल। M2 कितना था 30, D पता नहीं था, D तो निकालना था, D अपॉन काम कितना था, 2 जीरो से 2 जीरो कट, इससे 30। तो D2 इजिकल टू क्या हुआ, 40 गुणा 5, राइट आंसर कुल मिलाकर। बड़ा आसान, हाँ इसी टाइम पर होते हैं शिवान। हाँ, समझ में आ गई बात, कितना आसान सवाल था। यू कैन इजीली हैंडल दिस क्वेश्चन। बताओ कोई प्रॉब्लम हुई क्या? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, इजीली आपने सवाल पूरा कर लिया। बस आपको याद रखना है कि एमडीएच का तड़का अंग अंग फड़का, अगर एमडीएच का तड़का लगाओगे अंग अंग खुद फड़क जाए, और वो फड़का भी, और आपको भी सही मिल गया। बहुत बढ़िया, आपने आंसर दिया। चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और सवाल। हाँ बहुत बढ़िया, और ले लेते हैं, इजी था तो चलो। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। आपको समचतुर्भुज की भुजा बतानी। एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण है की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई आपको बता, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। उम्मीद करते हैं जवाब अच्छा मिलेगा और कोई गड़बड़ नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। ये तो आप जानते हैं कैसे करना है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये इस तरह से आप क्या जवाब देंगे ये आप मुझे बताएंगे। देखता हूँ जवाब क्या मिलता है। उम्मीद से भरे सवाल हैं और जवाब में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उत्तर, बहुत बढ़िया अखिलेश, तो सवाल को समझ लो पहले। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी मैंने समझाई थी, नहीं समझाई थी तो मैं आप फिर समझाऊंगा। तो देखो, समचतुर्भुज का रूल होता है कि उसकी सारी भुजाएं इक्वल होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो सारी भुजाएं बराबर, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। लेकिन एक खास बात क्या होती है, ए बी जिसके विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि अगर ओ है तो पहली बात ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, पहली कंडीशन तो ये होती है। और दूसरी क्या होती है कि ओ ए बराबर ओ सी होता है और ओ बी बराबर ओ डी होता है, ठीक है ना? और दूसरी बात, कहाँ काटती, समकोण पर। यानी अगर आप ओ ए की बात करेंगे, ओ डी की बात करेंगे, तो ओ डी हमेशा लंब होगी ए सी पर, ठीक है? हाँ, तो समचतुर्भुज यानी रोम्बस के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ बनता है 90 डिग्री का कोण। अब क्या हुआ, उसने बोला ए सी की लंबाई 16, जब वो समद्विभाजित होगी तो 8 8 की होगी ना, 8 ही 8 ही है। उसने बोला एक विकर्ण 12, तो 6 का ये हो गया, 6 का ये हो गया। अब इसकी नाप निकालनी है। तो अगर मैं बोलूँ एक त्रिभुज आपके सामने ऐसा बना हुआ है जिसमें ये 6 है, ये 8 है, इसकी माप क्या? तो आप बोलेंगे सर 6 8 10 का एक ट्रिपलेट होता है।
नहीं तो आप कैसे निकालेंगे इसको? अगर x मान लेंगे तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, एक्स स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 64 प्लस एक्स बराबर 100 का वर्गमूल। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये सवाल बस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड होते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से आ गई तो सवाल कभी गलत नहीं होगा, आप आसानी से सवालों को हल कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और होना भी जरूरी है कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन देते हैं जवाब। लेट्स, संलग्न चित्र में पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि सी ए क्यू आपके सामने 70 है तो ए बी सी का मान आपको समझ के करिए, ए बी सी का मान आपको देख लेते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। और मुझे उम्मीद है इसका सवाल का आंसर आप आराम से दे देंगे, कोई गलती नहीं होगी इसमें, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो आप हैं बताने के लिए कि आपको गलत तो नहीं लग रहा है सवाल। ओके, हालांकि इसका आंसर आप आसानी दे सकते हैं, 110 होगा, क्या बात। देखो, जब भी आप समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं, इसको ट्रपेजियम बोलते हैं। जब भी आप ट्रपेजियम की बात करते हैं तो ट्रपेजियम हमेशा पैरेलल लाइंस पर वर्क करता है, ठीक है ना। अगर उसने बोला ये कोण कितने का है तो मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा पहले, फिर मैं आपको शॉर्टकट ही बता दूंगा। इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, दिखेगा। ओके, ये उसने बोला है सी ए क्यू कितने का है, 70 डिग्री। उसने बोला ए बी सी, तो उसने बोला ए बी सी, इस वाले कोण की माप बताना, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करेंगे, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो ये कोण हमेशा क्या होता है, अगर आपको उसका बाह्य कोण पता है तो ये क्या होगा, एंगल बी बराबर 180 माइनस का 70, दैट इज 110। बहुत सिंपल सा तरीका है। हाँ, ट्रेपेजियम मतलब साइक्लिक क्वाड्रिल, बिल्कुल सही बात है। अब इसको डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप ऐसे कर लें भाई, ये दो पैरेलल लाइन हो गई दोनों, जब इसने इसको काटा तो ये इस वाली लाइन ने काटा, तो ये 70 डिग्री कौन निकला यहाँ से, ये वाली ने, इस वाली ने। 70 का ये बना है तो भैया 70 का ये भी बनेगा। जब ये 70 का बना है तो ये वाला भी 70 का बनेगा। भाई जब 70 का बना तो बड़ा कितने का बना, ये पूरा 70 है, कभी आप सोच रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि सम जब इसका ये विकर्ण काटेगा तो उसको सम द्विभाजित दो कोण में तोड़ेगा। 70 का ये तो 70 का इधर वाला बना, ये वाला, ठीक है। और अब इसको आधा कर दें तो 35 का ये बना, 35 का ये बना, 110। या फिर आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, जब उसने साफ साफ बोला है कि सी ए क्यू 70 डिग्री का है, ये वाला कौन पूछा है, तो भाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। देखो, ये जब कौन 70 का पूछा गया है तो ये कौन तो देखने में लग रहा अधिक कौन है, बड़ा कौन है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल का एक ही एग्जाम्पल था यहाँ पर 110, कैन डायरेक्टली पुट द आंसर। ओके, एक और सवाल, 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताना कितना। एक ऑप्शन और इसमें देता हूँ, तब सवाल इट्स ई। तो देखूंगा इसका सवाल का आंसर क्या, यदि 8 पेनों का क्रय मूल्य 45 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत आपको बताना। देखते हैं जवाब क्या मिलेगा, उम्मीद करते हैं जवाब अच्छे से मिलेगा और कोई भी गड़बड़ आप नहीं कर। अब बेस्ट है चलिए तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। आपके समक्ष स्क्रीन पर क्वेश्चन है और यहाँ पर डी ऑप्शन मिला है, डी ऑप्शन मिल रहा है 25%। सवाल को समझ के करो, वो भी गलत दिया आयुष आप यानी ई ऑप्शन होना चाहिए। देखो ये सवाल मैंने पहले भी बताया था, क्यों बता रहा हूँ समझिएगा, क्योंकि जब ऐसे सवाल मिल जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ देखना 8 पेन का कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही लिख लो, 8 पेन का कॉस्ट
इसके बराबर है 6 पेन की सेलिंग प्राइस, ये तो लिखा है 8 पेन का कॉस्ट प्राइस 6 पेन सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो सी पी अपॉन एस, एस पी को मैं इधर ले आया 6/8, जब इसको मैं इधर ले आया तो क्या होगा, 2 से काट दे, 2 तिया 6, 2। आपको क्या मिला कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना, 3/6। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस 3 रुपए है, सेलिंग प्राइस नहीं, आप किसी सामान को 3 रुपए में खरीद के लाते हो, 4 में बेच देते हो। तो आप मुझे बताओ फायदा कितना हुआ। आपने कहा 4 - 3 बराबर 1 का फायदा हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना, 3, और परसेंटेज में कैसे करना, मल्टीपल 100/3, 33। ऑप्शन नंबर ई मैंने आपको, क्लियर, बात समझ में आ गई सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सभी लोगों को सवाल अच्छे से समझ में आए हैं, दैट्स वेरी नाइस एंड कूल। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल बताएं, और क्वेश्चन नेक्स्ट वाले सेशन में फिर और अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को, ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।